नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। इस कार्यक्रम में अगले 1 घंटे तक बातचीत लोकसभा की आज दिन भर की कार्रवाई पर किन किन मुद्दों पर बहस होगी, किस तरह के सवाल लोकसभा में पूछे जाएंगे, ये सब इस 1 घंटे में हम बात करेंगे। एजेंडा की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास एजेंडे पर। आज लोकसभा में प्रश्नकाल में आज के मंत्रालय में श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े सवाल भी आज लोकसभा में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से भी लोकसभा में आज सवाल पूछे जाएंगे। विभिन्न दलों के सांसद इन तमाम मंत्रालयों से सवाल करेंगे। इसके अलावा एक नजर आज के अहम सवालों पर, बाल श्रम से जुड़े सवाल आज पूछे जाएंगे। साथ ही साथ एलपीजी पर राज्य सहायता से जुड़े सवाल भी लोकसभा में आज उठेंगे और साथ ही साथ निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े सवाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पूछे जाएंगे। कार्यसूची पर एक नजर डालते हैं। अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर पत्र भी आज रखे जाएंगे। लोकसभा की आज ये दिन भर की कार्रवाई, इसके साथ ही ऊर्जा के मामलों पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आज सदन में पेश होगी। साथ विभिन्न मंत्रियों द्वारा उनके मंत्रालय से संबंधित वक्तव्य आज लोकसभा में दिए जाएंगे। इसके अलावा धारा 377 से संबंधित मुद्दों पर बातचीत होगी और साथ ही आम बजट पर 2016-17 पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें, आम बजट पर चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी है और ये चर्चा आज भी लोकसभा में जारी रहेगी। और इस पूरे एजेंडे पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीपीआईएम के सांसद बदरुद्दोजा खान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर प्रभु कुमार सिंह, बीजेडी सांसद हैं, बहुत बहुत स्वागत। प्रभास कुमार सिंह आपका भी। हमारे साथ तीसरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अरुण कुमार, आप आरएलएसपी से सांसद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा खान साहब आपसे, हम आज लोकसभा में जो प्रश्नकाल की जो बात होगी उसमें एक सवाल पूछा जाएगा, बाल श्रम से जुड़ा हुआ सवाल। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे पिछले लंबे समय से, जिस पर नियंत्रण के लिए, जिस पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, बावजूद इसके धरातल पर जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है। बाल श्रम के कानून के सही क्रियान्वयन में कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, बाल श्रम के बारे में तो मुझे ये साफ कहना है कि ये जो सरकार का तरफ से जिस तरीके से, जिस ढंग से इसको देखना चाहिए था, अब तक तो इस तरीके से नहीं देखा गया है जी। फिर भी बाल श्रम के लिए राजस्थान का गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसका करेक्शन भी कर दिया, जिनका बुरा असर उनका ऊपर पड़ेगा, फिर बुरा असर पड़ेगा। इतना सारी कानून है, देखिए देश में कानून क्या हुआ है। फिर भी देखिए, आप ब्रिक फील्ड में जाइए, आप बीड़ी इंडस्ट्री में जाइए, आप और कहीं भी जाइए, आप ये जो मोदी का दुकान है इधर जाइए, अब और दूसरा कहीं भी जाइए, देखिएगा कि बाल श्रम कितना छोटा छोटा लड़का जिनको जाना था स्कूल जाना था, वो काम जाना था पढ़ने के लिए, अभी तो सर्व शिक्षा अभियान भी हुआ है, जाना था, वो नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। कि जाने के लिए जो फिर कुछ व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिचुएशन में सुधार लाना था, वो नहीं लाया गया। वो पिता माता के लिए काम करता है उधर, पेट में पहले तो खाना आना चाहिए, घर के लिए वो काम करने के लिए बाहर निकल जाता है, पढ़ने नहीं जाता है। अगर इसका सुधार होना चाहिए पहले, कैसे सुधार होगा? आप देखिए, अब सरकार ने अभी इस बजट में भी आईसीडीएस में घटा दिया। आईसीडी जितना एलोकेशन था पिछले बार घटाया, इस साल भी घटाया। तो आईसीडीएस में क्या होता है, बच्चों लोगों को पुष्टि के लिए खाना मिलता है उधर, फिर थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का भी उधर होता है, शुरुआत हो जाता है। फिर उसने घटा दिया इसका बारे में, तो क्या होगा, कहाँ जाएगा बेचारा? इसीलिए फिर घर में पिता माता है, रोजगार के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, जिनका घर में पिता माता दोनों अच्छा नहीं है, इतना काम के लायक नहीं है, उनका तो और बहुत बुराई का सामना करने पड़ता है। ठीक है, इसलिए वो जा रहा है मजबूरी के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जिन छोटा छोटा बच्चा, इनका घर का जो फिनेंशियल सिचुएशन है, किस तरीके से इसको सुधारना चाहिए पहले, तब तो फिर आप लागू करेंगे ये, न तो कैसे लागू होगा? कानून तो है देश में, फिर भी ये बढ़ता जा रहा है, इस पर काबू गवर्नमेंट नहीं पा रहा है। ठीक, ये बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर अरुण कुमार, आप कैसे देख रहे हैं? मतलब जिन बच्चों के हाथ में कॉपी किताब और कलम होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में आज तगारी हम देखते हैं। उनके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में वो मजदूरी करने पर विवश हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए,
माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, ये निश्चित तौर से जो बजट लाया गया है, और बाल श्रम एक समस्या है। अभी ICDS की बात कर रहे हैं, खान साहब सत्ता में ये भी रहे हैं, राज्य में भी रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं। राजनीति एक अलग पक्ष है और बुनियादी पक्ष दूसरा है। कानून हम बनाते जरूर हैं, लेकिन जो व्यवहारिक पक्ष है वो ठीक उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति जिस परिवार का है वह सिर्फ श्रम कराने की बात तो छोड़ दीजिए, बच्चों को बेच भी देते हैं जी, यहाँ तक भी स्थिति आई है। और एक दिन बाल की तस्करी भी और एक दिन की समस्या नहीं है, ये आज़ादी के बाद अनवरत प्रयास किया जा रहा है, फिर भी ये समस्या है। पहली बार NDA की सरकार ने, NDA 2 की सरकार ने 75% आबादी को केंद्र में रख करके बजट का प्रोविज़न किया है। आज भी जैसे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है, लेकिन हम जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र में जिस उद्देश्य किया गया है, जितना आंकड़ा कागज़ों पर देखा जाता है, ज़मीन पर नहीं है, धरातल पर नहीं है। तो बेसिक बात यह है कि जो लोग गांव में रहते हैं, खेत खलिहानों में काम करते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर हैं, उनके बच्चों के लिए हम जब तक उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारेंगे तो बच्चों का सहारा लेंगे। ठीक है, मतलब अगर पेट मरता पेट क्या को नहीं अगर करता। रोटी चाहिए हाँ, तो वो कलम उठाने तो के बजाय पहले ये व्यवस्था करेगा कि उसको भोजन पहले कहाँ से रोटी मिले। चाहिए, पहले रोटी चाहिए। देखिए ना, पहले इसलिए निश्चित तौर से इस सरकार ने, जैसे जनधन योजना जी, एक ऐसी योजना है जिसके तहत आज जिन लोगों ने बैंक नहीं देखा था, 15 करोड़ लोगों ने आज बैंक में खाते खुले। फंक्शनल है, संख्या उसकी अधिक है, 23 करोड़ के लगभग है, लेकिन फंक्शनल खाता हुआ। 1 लाख करोड़ से ऊपर डिपॉजिट हुआ। अब ऐसे लोगों के मन में भी ये बात आई है कि हम अपने बच्चों का भविष्य संभालें। तो हम जो जिस बड़ी आबादी को आज जो उपेक्षा का शिकार है, निश्चित तौर से इस सरकार का प्रयास है कि उसको हम मेन स्ट्रीम में लाएं, और मेन स्ट्रीम में ला करके जैसे ही हम उसकी आर्थिक स्थिति को संपुष्ट करेंगे, निश्चित तौर से जो हम कानून बनाते हैं वो तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। आज जिसके लिए बना है वही तोड़ रहा है, इसलिए कि उसकी लाचारी है, विवश है, वो विवश मजबूरी है उसकी। ठीक, कानून बनाना एक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष दूसरा है, जिसको हमें एड्रेस करना ज्यादा आवश्यक। ठीक है, एक थोड़ा सा एक मत से जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, कानून तो सारी है, जनधन भी है, जनधन में बहुत सारे पैसे इकट्ठा हुआ है, पब्लिक का पैसा हुआ है, सरकार की तरफ से उसके पास कुछ नहीं गया, वो पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही आ गया फिर लौट के, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बात है, इनका मुझे पता, मुद्रा बैंक में आज कितने नौजवानों को रोजगार का अवसर मिला, जहां सूदखोर लोग थे और वो पैसा अभी भी है, ये सूदखोर लोग अभी भी है, ये बहुत सारे एक दिन में इन्हें 67 वर्षों में जो नहीं हुआ, एक दिन में कहाँ संभव है। मैं मानता हूँ कि टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी है। दूसरा बात ये है, इतने सारी कानून के बावजूद भी अब देखिए 3.5 लाख किसानों ने जो सुसाइड किया, तो जो बेचारा सुसाइड किया तो उनका घर का लड़का क्या करेगा, उनका सामने क्या है, मजदूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता उनके पास। ठीक है, और ये बढ़ता जा रहा है, इस 2 साल में भी ये बढ़ता जा रहा है, नहीं घटता जा रहा। ठीक है, प्रभास कुमार इनके ऊपर निपटना चाहिए, पॉलिटिक्स का बात नहीं है, ठीक, सबको मिलकर काम करना चाहिए। प्रभास कुमार जी, कैसे देख रहे हैं आप? 14 साल तक के बच्चों की मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है, ऐसे कानून बनने की उम्मीद हम इस सत्र में देख सकते हैं। आप बाल श्रम की समस्या को कैसे देख रहे हैं? देखिए, खाली कानून बनाने से ये नहीं होता है, क्योंकि सबसे जो कानून जिसके लिए बना रहे हैं वो लोगों को कानून के बारे में मालूम नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है हाउ टू सेंसिटाइज एंड हाउ टू प्रोपागेट एंड टू सेंसिटिव करना होना चाहिए। वो लोग रोज जाना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले तो एक इकोनॉमिक हालत इतना ख़राब है, वो लोग दे आर बाउंड टू गो फॉर दिस चाइल्ड लेबर। ठीक है, सो अल्टरनेटिव मेथड्स लाइक दे शुड बी एंगेज्ड फॉर स्कूल्स। जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो जाना चाहिए, वो लोग स्कूल में जाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ से जो लोग कानून के तोड़ रहे हैं, सपोज ये होटल्स है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, उसके स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना, वायोलेशन जो कर रहे हैं उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, तो और आदमी नहीं करेंगे ये सब भूल। तो सबसे बड़ा जरूरी है अवेयरनेस, अवेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जिन लोगों के लिए ये रूल बना रहे हैं
ये सबसे उनको जानते हैं ना रूल क्या है, और उनका इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाना चाहिए। किस तरफ से उनके अल्टरनेटिव्स बहुत सारे, मान लीजिए उड़ीसा गवर्नमेंट में जी एक श्रमिक कल्याण बोर्ड बनाए हैं, इसके माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन होते हैं, बहुत सारी स्कीम है पढ़ाने के लिए, उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके रोजगार के लिए। तो ऐसा स्कीम बनना चाहिए जो कि बेनिफिट डायरेक्ट गो टू द दोस फैमिली आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो मौजूद होना चाहिए, वो हमको सोचना पड़ेगा एक सोशल एंगल से जी एंड वी शुड बी सेंसिटिव टू दोज रूल्स। ठीक है, ठीक है। एजेंडे में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लोकसभा में आज दिन भर की विभिन्न कार्रवाई पर क्या कुछ खास होगा, इस पर चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एजेंडा, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा की आज दिन भर की कार्रवाई पर क्या कुछ खास होगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 सांसद मौजूद हैं विभिन्न दलों के। मेरा सवाल बदरुद्दोज़ा खान साहब आपसे, निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े सवाल भी आज पूछे जाएंगे। शिक्षा का, उच्च शिक्षा का जो स्तर है हमारे देश का, वो वाकई में एक चिंता का विषय बना हुआ है। बेहतर शिक्षा कैसे मिले? हमारा भारत देश जो विश्व की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला देश कहा जाता है, तो उस युवा को शिक्षा के माध्यम से सही दिशा कैसे मिले, इस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा का मुद्दा जो है, हम जब तक कि मेरा पार्टी और मैं समझता हूँ, ये तो सरकार का अपना पास रहना चाहिए, ये किसी दूसरे का पास छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर आप छोड़ेंगे तो इसमें ज़्यादा करप्शन होगा और कुछ होगा, और इसका जो लेवल है तो वो क्वालिटी है, तो क्वालिटी डाउन हो जाएगा, आज जैसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे देश दुनिया में है जहाँ एकदम KG to PG वो सरकार का हाथ में है। वो फॉरेन में बहुत कंट्री है, जैसे जर्मनी है, ऐसा देश है, वो अपना तरीके से ढंग से वो देता है, किसको कहाँ जाना है वो ठीक करता है। हमारा देश में तो ऐसा नहीं है, अभी भी ये करना है हमको। निजी विश्वविद्यालय, निजी विद्यालय, और अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो रहा है, अभी इस बजट में भी देखेंगे आपकी ये प्रपोज किया हुआ है 10 पब्लिक एंड 10 प्राइवेट विश्वविद्यालय के विकास की घोषणा की गई है। 10 पब्लिक 10 प्राइवेट जी। तो प्राइवेट क्यों? अगर 10 गवर्नमेंट करते हैं तो अगर और 10 भी गवर्नमेंट कर सकते थे, अपना कंट्रोल में रख के वो करते थे तो अच्छा होता विश्वविद्यालय। उसमें क्या कैसा लिखाई पढ़ाई क्या होगा, डिग्री कैसे दिया जाएगा, उसका ऊपर कंट्रोल रहता सरकार का, और अच्छा होना चाहिए, अच्छा होता, मतलब कि अच्छा होता इसमें। अब देखिए, हमारा देश में शिक्षा का हाल जो है, मैं साफ कहता हूँ, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बन गया है, इवन मेडिकल कॉलेज भी। वहाँ एक नाम का वास्ते एडमिशन टेस्ट होता है और पैसा का कमाई होता है। 40 लाख 50 लाख आप दे दीजिए, आपका बेटा का क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उसको मिल जाएगा एडमिशन और डॉक्टर बन जाएगा। कैसा बनेगा तो आखिर पता चलेगा बाद में, लेकिन बनता है। ये है प्राइवेटाइजेशन का, यही है एक मुश्किल का बात। इसमें क्वालिटी कैसे बढ़ेगा? क्वालिटी डाउन हो जाएगा। उसी लोग डॉक्टर बन गया जिसको डॉक्टर बनना नहीं चाहिए था, उसी ने ट्रीटमेंट करेगा, फिर उसी ने प्रोफेसर बनेगा, उसी में पढ़ाएगा। जनरेशन टू जनरेशन गैप हो जाएगा हमारा देश में। ठीक है, गुणवत्ता के नाम पर हम कुछ नहीं मिलेगा हमें। हाँ, अब देखिए, इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ आपको पैसे से डिग्री मिल जाता है, PhD तक मिल जाता है यहाँ। ठीक है, तो इससे तो नहीं बढ़ेगा। इसीलिए गुणवत्ता का बढ़ाना है तो सरकार का अपना कब्जा में ये रखना चाहिए। इसके लिए अगर खर्चा होगा तो जैसे एडुकेशन सेस बसाया गवर्नमेंट, तो ठीक है, मैंने तो विरोध नहीं किया, ठीक है। अगर चाहे तो थोड़ा सा और 1% बढ़ दीजिए एडुकेशन सेस, फिर भी एडुकेशन KG to PG पूरा अपना पास रख के इसको सही दिशा पर चलाना चाहिए, जैसे कि देश के लिए ये हित होगा। और इसका सिलेबस क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, तब तो इसका ऊपर कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का, और ये अच्छा से चलेगा। गवर्नमेंट अगर किसी ने गलत कार्रवाई की, तुरंत गवर्नमेंट उसका ऊपर एक्शन भी ले सकता है इसमें। इसलिए ये इस तरीके से चलना चाहिए, इसी दिशा में चलना चाहिए एडुकेशन। ठीक है, प्रभास कुमार जी, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता अभी भी बहुत बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे खान साहब बताए कि KG to PG वो जो गुणवत्ता रहना चाहिए अभी नहीं है। अब एजुकेशन नाउ एक बिजनेस हो गया। ठीक है, प्राइवेशन है तो कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, जो मशीनरी कंट्रोल करना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, एंड कुरिकुलम क्या होना चाहिए। विश्वविद्यालय मीन्स नॉट द वर्ल्ड, एजुकेशन टोटलिटी।
मीन्स इट शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। विश्वविद्यालय क्या होता है, कभी कभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक ही डिसिप्लिन में है, तो मैनेजमेंट में है, सोशल साइंस में है, साइंस में है, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है। उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। पैसा देने से डिग्री मिल जाता है, PhD डिग्री मिल जाता है, डिलीट मिल जाता है, तो ये सब को बंद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का एक मशीनरी है, एंड एज ए वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट का भी एक ड्यूटी है कैसे एजुकेशन पूरा निज तरह से पूरा सब लोग को पहुंचना चाहिए। ज़्यादा तरफ जो सोशल सेक्टर में जो पिछड़ा हुआ एरिया हैं, जो लोग इकोनॉमिक स्तर से बहुत पिछड़े हुए हैं, इस लोगों को एजुकेशन पढ़ना चाहिए। प्राइवेट में से क्या होता है, जो इतना फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है, वो लोग एक कॉमन आदमी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर कंट्रोल नहीं है, तो एक गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन होना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं है। ठीक है। तो इट शुड बी गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट से यूनिवर्सिटी सब रहना चाहिए। अरुण कुमार जी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का जितना नियंत्रण होना चाहिए उतना नहीं है। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि 21वीं सदी वाले देश में जब भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, उस स्थिति में भी हम विश्व की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में भी भारत का नाम नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, कमी है। तो उस टॉप 200 मैं शीर्ष 20 की बात कर रहा हूँ, 200 तो बहुत पुरानी बड़ी बात हो जाएगी। तो कैसे ले सकते हैं हम, क्या करें इसके लिए? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, और भारत विश्व गुरु था शिक्षा के कारण ही, धन के कारण नहीं था जी। और यहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय टॉप 3 यहीं थे। ठीक। तक्षशिला से लेकर के विक्रमशिला से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय तक। लेकिन आज़ादी के मिलने के बाद जो लोग सत्ता में थे, लंबे दिनों तक एक कमिटमेंट के साथ एजुकेशन को मास में ले जाना चाहे और क्वालिटी को इम्प्रूव कराना चाहे। लेकिन पिछले 25-30 वर्षों में मेरा अनुभव है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक टीचर्स लगभग 15 वर्षों से हैं, बहाली ही नहीं हुई है। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है। PMCH हमारे के यहाँ पायनियर इंस्टीट्यूशन था, एक विभाग खाली है। MCI उसका हर साल रोकता है कि आपके यहाँ मानक के हिसाब से डॉक्टर नहीं है। सारे देश में ऐसा है। तो सारे देश में है। ये पिछले 30 वर्षों में इतनी गिरावट आई है शैक्षणिक क्षेत्र में। तो मैं समझता हूं कि निजी विश्वविद्यालयों का भी स्तर तभी बेहतर होगा जब आपके कंपटीशन में पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे। पहले BIT मिश्रा था, जो किसी IIT से कम नहीं था। रांची में BIT मिश्रा किसी भी IIT से कम नहीं था, लेकिन आज BIT मिश्रा की भी हालत खराब है जी। तो जब डिजेनरेशन होता है तो ओवरऑल डिजेनरेशन होता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन छोड़ दीजिए, हायर एजुकेशन की बात, आज क्लास अभी बिहार में इस बार परीक्षा +2 का और 10 का रोक दिया गया, लेकिन साइंस के टीचर ही नहीं हैं। आर्ट्स के टीचर प्रैक्टिकल करा रहे हैं, नंबर भर रहे हैं। डिग्रियां पिछले 10 वर्षों से दी जा रही थी, अब बच्चों पर एक बार क्रैकडाउन हुआ। तो हम चीप पॉपुलैरिटी के लिए ज़्यादा काम करते हैं। हमारा कमिटमेंट सोसाइटी और नेशन के प्रति कम है। निश्चित तौर से प्राइवेट में जाने से पैसे वाले वहाँ जाएंगे, लेकिन आप जिन संस्थाओं को चला रहे थे उसकी क्वालिटी में इतनी बदतर स्थिति क्यों बनी? और शिक्षकों का सम्मान भी घटा है। शिक्षकों का काम शिक्षा से ज़्यादा दूसरे कामों में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में कराया जा रहा है। तो आप उसको सरकारी सेवक समझ करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि राष्ट्र निर्माता वही है, सृजन का काम वही करता है। ठीक है। वही संपूर्ण संस्कृति का संवाहक है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से जो पराभव हुआ है, निश्चित तौर से राष्ट्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। वही कारण है कि आज विश्वविद्यालय एनार्किज्म में चले गए। ठीक है, ये बहुत ही चिंता का विषय, इस पर सभी को मिलकर के सोचना चाहिए। पर मैं एक बात सहमत हूँ जी कि देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी जो कि हमारा पिलर है, आप देखेंगे इलेक्शन का काम कौन करेगा? तो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल टीचर के शिक्षक करेंगे। सेंसस कौन करेगा? तो वही प्राइमरी सेकेंडरी टीचर करेगा। इस तरीके से जितना ये समीक्षा का काम हो रहा है, कौन करेगा? वही करेगा। उनका पास कहाँ टाइम है? शिक्षा आस्था का केंद्र
सरकारी ये तो विद्यालय बंद नहीं होना रहा। चाहिए। गरीब से गरीब आदमी मिड डे मील चाहता में भी है वो लोग बिजी रहते कि हैं। कौन हम करेगा? अपने मिड डे मील बच्चों में को भी पब्लिक कौन स्कूल में करेगा? पढ़ाएं। ठीक है। आज गांव देहात तो में बंद होना पब्लिक स्कूल चाहिए, खुल रहे strictly हैं, बंद होना जिसके चाहिए। पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फिर भी उसके साथ कमिटेड टीचर हैं। इसलिए कि शिक्षक एडहॉक पर बहाली हुई, शिक्षक बराबर संघर्ष कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए। पहले शिक्षक रिसर्च करते थे, शिक्षक साधना करते थे, अब शिक्षक को रोज तख्ती लेकर के सड़क पर आना। हाँ जरूर। लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि भारत की संस्कृति को अगर हिला के रखना है या उसको पीछे हटाना शिक्षा को है बदल तो दो। शिक्षा को उसकी बदल दो। उसकी शिक्षा इतनी मतलब संपन्न है, उसके संस्कार इतने संपन्न है, तो शिक्षा पर हमला करना पड़ेगा। और मुझे लगता है बहुत हद तक वो मेकाले की शिक्षा ने पूरा कवर कर लिया है भारतीय शिक्षा को, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। एजेंडा में फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एजेंडा, जिसमें आज बातचीत लोकसभा की दिन भर की कार्रवाई पर। खान साहब, मेरा एक सवाल एलपीजी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा। 5 करोड़ गरीब घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचे, ये केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इस बजट में भी एलपीजी सिलेंडर से लेकर के बहुत कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। आप मान रहे हैं कि सरकार की एक अच्छी पहल है ये? देखिए, बात तो सही है कि सभी गरीबों के पास भी एलपीजी सिलेंडर पहुंचना चाहिए। इस पर तो मेरा कोई असहमति नहीं है। ठीक। ये तो जरूर होना चाहिए। इसके लिए अगर कुछ कार्रवाई को लेना है, कुछ करना है तो करना चाहिए जरूर। और बजट में ये बात कहा गया है कि इसको कनेक्शन दिया जाएगा, तो अच्छा है, इसको देना चाहिए। बहुत पहले ये करना चाहिए था। अब गवर्नमेंट कर रहा है तो इसके लिए तो आई एम थैंकफुल टू फिनेंस मिनिस्टर। ये होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं अरुण कुमार जी? ये जो पूरी व्यवस्था की गई है, सरकार बोल रही है कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारत में टीबी के 51% मामलों में चूल्हे का धुआं जो था वो उसका कारक बना था। तो ऐसी स्थिति में जो निम्न वर्ग, हमारे ग्रामीण इलाकों के जो तबके हैं जहां महिलाएं चूल्हों पर भोजन पकाती हैं, उनके लिए उन तक गैस पहुंचे, गैस कनेक्शन पहुंचे, एलपीजी पहुंचे, ये कदम जो सरकार ने उठाया है, ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल, ये डायनेमिक स्टेप है गवर्नमेंट का और हम इसका स्वागत करते हैं। इसमें और करने की ज़रूरत है, इसके अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ वन संपदा को हमें मजबूत करना चाहिए और जो ट्रेडिशनल हमारे के यहाँ ईंधन के साधन थे उसको भी, जैसे धुआं का ही कई कुटीर उद्योग में चूल्हे विकसित किए गए हैं जिसमें कम ईंधन लगा करके स्मोकलेस चूल्हा भी बनाया गया है, तो इसको भी वैकल्पिक व्यवस्था में विकसित किया जाना चाहिए। चूँकि एलपीजी पर हमारा डिपेंडेंसी कंप्लीट उचित नहीं है, इसको भी विकसित करना चाहिए। और वैकल्पिक जो हमारा व्यवस्था है स्मोकलेस चूल्हा का, वो कुटीर उद्योग को भी बल देगा और एक बड़े मास को वो एड्रेस करेगा जिसको हम ऐसे जला देते हैं। कोई हमारे के यहाँ वेस्ट भी हो जाता है, तो ऐसे हमें वन संपदा को मजबूत करना चाहिए। और जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, खासकर गाय, भैंस, बैल, बकरी, इन चीज़ों से जो बनता है ईंधन, उसको भी उनके स्टेटस से, तो उसको भी हमें विकसित करके स्मोकलेस चूल्हा का भी एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। प्रभास कुमार जी, आप कैसे देख रहे हैं एलपीजी पर सब्सिडी की जो व्यवस्था की गई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बहुत मैं वो स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज भी गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है जी। चूल्हे पर ही वो चूल्हे पर भी डिपेंड। चूल्हे सबसे ज़्यादा जो हेल्थ हैजर्ड्स है चूल्हे की वजह से, जो स्मोक से निकलता है ना, इसकी वजह से उनका हेल्थ ज़्यादा होता है। तो पहले तो एक मान तय करना चाहिए कितना लोग देना है, और जो भी है गरीब श्रेणी के लोग को, उस सबको देना चाहिए जी एलपीजी कनेक्शंस, एंड विथ सब्सिडी देना भी होगा। क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं वेलफेयर के लिए, हम बात कर रहे हैं आज गरीब लोगों के बारे में, पिछले बारे में, तो वो लोगों को पहले हम चिन्हित करके वो एलपीजी कनेक्शन देना चाहिए। और ज़्यादा तरफ वो फोकस होना चाहिए किस ढंग से गांव जो लोग हैं, रूरल एरिया में है, रूरल इंडिया में है,
जो लोग वो जो डिफ्रेशन होता है इसीलिए वो जो इसके पास ईंधन नहीं है तो ये लोग पेट काटने के लिए बाउंड होते हैं। ठीक है। तो एक तरफ से हम देने से एलपीजी कनेक्शन वो डिप्रेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। वो हेल्थ हजार भी बंद हो जाएगा। और देश में जिस तरह से जनसंख्या का स्तर बढ़ रहा है, ये बहुत जरूरी है कि हमें ईंधन को बचाना होगा। जी, एक बात मैं जोड़ना जी। चाहता हूँ, ये सोचने का बात है कि गांव में हमारा पास बहुत सारे गाय है और भैंस है। ये जो काव डंग होता है, गोबर से गैस भी होता है। जी। दोनों काम एक साथ हमको बायोगैस। बायोगैस। लेकिन जो बायोगैस का प्लांट अब तक तो विज्ञानी ने बनाया वो वायबल नहीं हुआ। मैंने भी देखा गांव में, और नहीं चला ज्यादा दिन, इसीलिए वो सभी को अट्रैक्ट नहीं करता है। जी साहब, वो उसमें जो सब्सिडी वाला है वो नहीं चलता है। हाँ, नहीं बताता जो हूँ। अपने लोग हाँ, बनाए इसीलिए हैं, बताता हूँ वो कि बिल्कुल ये जो चलता है। टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट है, कहीं उसमें ये नहीं समझौता नहीं कर दोष सकते नहीं। आप। नहीं, साइंटिस्ट जो है मुझे लगता है इसको वायबल करने के लिए थोड़ा और रिसर्च इस पर होना चाहिए। ठीक है। किस तरीके से वायबल बायोगैस को भी बदल दें। और तो साथ ही दोनों साथ काम एक साथ हो जाएगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा आय वाले लोगों को एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो ये उपभोक्ता को भी सोचना चाहिए। जो आर्थिक रूप से सक्षम है उन्हें सब्सिडी छोड़नी चाहिए जिन उन लोगों लोगों ने के लिए छोड़ा है, जो उसका भी निम्न लाभ वर्ग मिला के है। हैं। जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब सबके लिए सोचेंगे तभी हम आगे भी बढ़ पाएंगे। अब बात आम बजट पर। ये जो आम बजट है 2016-17, इस पर चर्चा पहले से शुरू हो चुकी है लोकसभा में, जो आज भी जारी रहेगी। खान साहब, पहला सवाल आप ही से कि आम बजट को क्या हम एक आदर्श बजट माने? देखिए, तो हमने तो पूरा आदर्श बजट ये नहीं मैं कह सकता हूँ, कारण इसमें भी कई बात ऐसा है, कोई कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा कुछ नहीं गुण भी दोष हैं। कुछ है। देखिए ठीक। यहाँ क्या है, एक जगह तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है कि एग्रीकल्चर जो बहुत सारी तरफ से निगलेक्टेड था, एग्रीकल्चर में बढ़ाया गया है बजट। अब तो अच्छा बढ़ाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये तो एग्रीकल्चर में जो बजट बढ़ा है, ये लगता है मुझे कि 44% के लगभग इसने आसपास है, बढ़ाया गया है, तो ये अच्छा है। और जो रोड ट्रांसपोर्ट है इसमें भी बढ़ाया गया है, ये भी कनेक्टिविटी के लिए, विलेज कनेक्टिविटी करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरत है। आज तक ये तो पीएमजीएसवाई बहुत सारे काम हुआ अब तक, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव है जहाँ की कनेक्टिविटी नहीं है। फिर दूसरा एक बात यहाँ है, कनेक्टिविटी है, जो रोड बनाया गया पीएमजीएसवाई में, रोड का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस का कोई बात पीएमजीएसवाई में नहीं है। इधर इसमें ये भी सोचना पड़ेगा कि पीएमजीएसवाई में थोड़ा मेंटेनेंस के लिए भी अलॉटमेंट होना चाहिए। ठीक है। तब इसमें कुछ सुधार आएगा, ये है। और थोड़ा किसी जगह पे बढ़ा है, तो मैं अर्बन डेवलपमेंट में थोड़ा सा हम आगे हैं, आगे गया। लेकिन जहाँ घट गया ये बजट, ये नहीं घटना चाहिए था। देखिए, ये फूड सिक्योरिटी की बात हम बोल रहे हैं, अभी चल रहा है सारे देश में फूड सिक्योरिटी के लिए। तो फूड में ये 3.3% घट गया। अभी पहले जो बजट में था उससे अभी इस घट गया। फर्टिलाइजर की बात हम करें, यूरिया में थोड़ा सा बढ़ाया गया, लेकिन यूरिया को छोड़कर आओ जितना फर्टिलाइजर है उसमें सब्सिडी को घटाया गया। और ये पिछले जो रिवाइज एस्टिमेट था 15-16 का, उसके तहत 3.4% इस पर भी इसने कम गया जी। और देखिए, जो पेट्रोलियम पर लिखा गया है कि इस पे भी 10.2% घटाया गया। तो पेट्रोलियम के जो घटाया गया इसका बात अलग है इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिल्कुल क्रूड ऑयल का जिस तरह से कीमतें बढ़ती घटती हैं, वो उस पर निर्भर करती हुआ है, हैं। बहुत सारे प्राइस फॉल हुआ है। जी। ये प्राइस फॉल की वजह से ये दिखाई देता है। असल प्राइस फॉल की वजह से गवर्नमेंट का इससे कम खर्चा होगा और बहुत सारे पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है भी। तो इसके बारे में भी हमें कहना है, मैं आखिर यही बोलकर ख़त्म करूँगा कि पेट्रोलियम के बारे में तो घटाया, ये बहुत सारी बात है। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया जी। एक तरफ से दाम घटता गया, एक तरफ से गवर्नमेंट दाम बढ़ाता गया। ये तो अच्छा बात नहीं है। गवर्नमेंट एक तरफ कहता है कि हमने 2014 जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें कम हो रही है, तो सरकार को भी ये चाहिए था कि वो काम जो दाम है वो कम करे। उपभोक्ता को मिलना चाहिए इसका है। बेनिफिट। वो आप कह रहे हैं कि वो सरकार ने अपने खजाने में अब रखा। देखिए, ये 2014 से 16 तक गवर्नमेंट ने 9 टाइम्स एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। ठीक है। और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना कितना, 300%। अब सारी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम, सबसे। इवन हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, गरीब देश, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, उससे भी डबल है हमारा इधर पेट्रोल और डीजल का दाम। तो जो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। जी, प्रभास जी, आपसे जानना चाहूंगा, पूरा आम बजट को लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी?
फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ट्राई किए हैं कि एक बैलेंस बजट देने के लिए। जैसे खान साहब बता रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के वो फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2 साल से वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस ड्राउट। सो कृषि एंड फार्मर्स को दोनों को फोकस करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, मगर फिर जो जुड़ा हुआ है कुछ चीज़ है, मान लीजिए कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी में थोड़ा फोकस नहीं है। जैसे PMJSR रास्ता, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है रूरल इंडिया को कनेक्टिविटी देने के लिए, मगर वो जो आज भी बजट काफ़ी कट गया है, वो जो मेंटेनेंस के बाद है, न्यू रोड्स काफ़ी कम किया है बजट में, तो वो थोड़ा फोकस होना चाहिए था। ठीक है। एंड एक तरफ से ठीक है, जो लग्जरी कार्स और जो कुछ एक्साइज ड्यूटी, सिगरेट्स, तंबाकू सिगरेट है, ये ठीक है, ये डिस्कस चाहिए उस चीज़ को, मगर हम ज़्यादा तरफ रूरल सेक्टर्स में फार्मर्स को एंड जो इम्प्लीमेंट्स जो यूज करते हैं फार्मर्स, इसकी ज़्यादा सब्सिडी जितना हो सकता है उतना वो अच्छा होता है। ठीक है। अरुण कुमार जी, जैसा बजट किया गया, कोशिश की गई अच्छा करने की, लेकिन ऐसा कहना है विपक्ष का कि इससे और बेहतर हो सकता था, क्या कहेंगे? विपक्ष अपने पक्ष को रखता रहेगा तब और बेहतर होगा जी। अभी तक जो बजट बना है ये 67 वर्षों के इतिहास को छुआ है। चूँकि आज़ादी के लड़ाई में स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के एक बड़े नेता थे जी। और वो कहते थे कि बजट बनना चाहिए किसानों को, खेत खलिहानों को, गाँव को केंद्र में रख करके। यह पहली बजट है जिसमें 75% लोगों को उसके इंटरेस्ट को केंद्र में रख करके बनाया गया है। पहली बार पंचायत को इतनी ताकत दी गई है। गांव के इकोनॉमी को वाइब्रेंट करने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपया पंचायतों को दिया गया है डायरेक्ट। ये एक बड़ी पहल है। ठीक है। और ठीक ही कहा खान साहब ने कि रेल में, रोड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना बड़ा थ्रेस है और टाइम बॉन्ड है, अभी बिहार में 3 प्रोजेक्ट जो 14 साल से पेंडिंग था, NDA फर्स्ट का, उसका लोकार्पण हुआ जी। और निश्चित तौर से यह बजट पुअर ओरिएंटेड है, गांव ओरिएंटेड है, किसान ओरिएंटेड है, इसलिए इसका स्वागत सब लोगों को करना चाहिए, कर भी रहे हैं। लेकिन लोकसभा में आज आम बजट पर भी चर्चा होगी और उम्मीद ऐसी कि इस बजट का जो क्रियान्वयन होगा वो सही तरीके से हो पाएगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आम नागरिकों को मिल सकेगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।